गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल जेईए की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद। और आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जितना ही एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, नवंबर में होना है एग्ज़ाम, आप लोग लग गए होंगे प्रॉपर तरीके से। तो उस तरीके से टारगेट करके तो हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने कल के क्लास तक कंक्रीट कवर कर लिया है और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट चैप्टर को। एग्रीगेट चैप्टर इंटरेस्टिंग है भी, अच्छा है भी। और मेजर पोर्शन तो हमने कवर कर लिया है, कुछ पोर्शन यहाँ पे कवर करने हैं आपको। सो दिस इज द शपथ बैच जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर एग्रीगेट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कवर किया जा रहा है मेरे द्वारा, रवि प्रताप राव, विथ मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो इस अगले वीक में, यानी आज तो सैटरडे है, अगले वीक में हम लोग एक क्वेश्चन भी लाएंगे, 25 क्वेश्चन। मैंने जो टारगेट बनाया था, आपको बोला था, वो नेक्स्ट वीक में आने वाला है। तो उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा ध्यान दे करके। फिर आपका पूरा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएगा। तो आइए अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन बस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो और मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए। चलिए आते हैं, बात को समझते हैं। एग्रीगेट क्या है? एग्रीगेट, व्हाट इज एग्रीगेट? एग्रीगेट जो है कंक्रीट के अंदर, अगर आप देखें तो कंक्रीट के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट थे। सीमेंट था, वाटर था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, समटाइम्स यू हैव एडेड एडमिक्सचर। तो ये जो इस रिएक्शन का काम है, केमिकल रिएक्शन का काम है, वो सीमेंट और वाटर का है। एग्रीगेट क्यों मिलाया आपने? क्या ये केमिकल रिएक्शन करके स्ट्रेंथ दे रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों मिलाया आपने? अब हुआ क्या कि सीमेंट और एग्रीगेट को कंपेयर किया जाए तो सीमेंट जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ता है एग्रीगेट के कंपैरिजन में। और केवल सीमेंट आप यूज भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, कंक्रीट के बल्क के लिए, यानी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए जो केमिकल रिएक्शन तो नहीं करेंगे लेकिन क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। तो फिर हमें क्या दिखा? एग्रीगेट दिखा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उस एग्रीगेट के अंदर कम से कम इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए, उसके अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि उस पर लोड लग रहा है तो वो कम से कम रजिस्ट कर सके, पता चले वो एग्रीगेट क्रस्ट ना हो जाए। भाई स्ट्रक्चर बनाया है आपने, इसके अंदर, इस वॉल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट है, तो इसके ऊपर लोड तो लग रहा होगा ना। तो इतना भी कम स्ट्रेंथ ना हो कि उसके लोड को लगने की वजह से पूरा क्रशिंग हो जाए उस एग्रीगेट के अंदर। कम से कम इतना तो स्ट्रेंथ होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं तो एग्रीगेट क्या है? ये एक जो है इनर्ट मटेरियल है। इट इज एन इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल, इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? केमिकली इनएक्टिव। केमिकली ये क्या है? इनएक्टिव। सीमेंट चैप्टर में भी मैंने बताया था, हालांकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो थोड़े बहुत केमिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन हम लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं? क्यों मिलाया जा रहा है एग्रीगेट को? ये क्यों मिलाया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर बल्क ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के बल्क के लिए मिलाया जाता है ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। अगर क्वांटिटी बढ़ जाए तो इससे देखिए और भी फायदे हैं। फायदे क्या क्या है? अगर आप कंक्रीट के अंदर इसको मिला दिए तो उतने ही सीमेंट में ज्यादा कंक्रीट बन जाएगा, यानी कॉस्ट क्या हो जाएगा? कंक्रीट का कॉस्ट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो एग्रीगेट जो है वो कंक्रीट के कॉस्ट को रिड्यूस भी करता है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट। इसके साथ साथ अगर आप नहीं मिलाते एग्रीगेट, तो केवल सीमेंट और वाटर यूज करते, तो क्या होता? हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा आता। यानी ये एक तरीके से क्या कर रहा है? इट रिड्यूसेस हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑल्सो। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी ये रिड्यूस कर रहा है अगर मिला रहे हो तो। ध्यान रखिएगा, इट हैज सफिशिएंट स्ट्रेंथ। इसके अंदर कम से कम इतना स्ट्रेंथ रहे। इट हैज सफिशिएंट स्ट्रेंथ सो दैट क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट अगर।
क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट अकर, शुड नॉट अकर। बात समझ में आ रहा है? क्रशिंग ना हो जाए, इतना ध्यान रखें। यानी आप ये बोल रहे हो कि एग्रीगेट सर फिर क्या यूज किया जाए? कुछ भी यूज कर लो, जो मन करे वो यूज कर लो, बस दो बातों का ध्यान रखना, वो इनर्ट मटेरियल होना चाहिए और उसके साथ साथ उसके अंदर इतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो लोड को रेजिस्ट कर सके, क्रशिंग ना हो जाए। अगर ऐसा है, जो मन करे वो यूज कर लो। तो जनरली ऐसी प्रॉपर्टी वाले कौन से देखे गए? रॉक के फ्रेगमेंट्स देखे गए, वही देखे गए तो उन्हीं को यूज किया जाता है। अब वो रॉक के फ्रेगमेंट्स या रॉक के पार्टिकल जो है वो कहीं पे भी मिल सकते हैं, रिवर में मिल सकते हैं, नाला में मिल सकते हैं, सी वाटर के अंदर मिल सकते हैं आपको, या उन रॉक को क्रशिंग करने के बाद मिल सकते हैं, जैसे भी मिल जाए यूज कर लेते हैं हम लोग। अब उनको क्रशिंग करने के बाद साइज अलग अलग हो जाते हैं, तो उस बेसिस पे हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज अगर देखा जाए, हीट ऑफ एडिशन, एक पॉइंट और ऐड करूं, हीट ऑफ एडिशन अगर रिड्यूस हुआ तो श्रिंकेज पे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी वजह से श्रिंकेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। और श्रिंकेज अगर घट गया तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा? ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इट इंक्रीजेज ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। यहां से बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट की प्रॉपर्टी हो गई और समझदारी हो गई, भाई ये क्या है, कैसे यूज कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके? टाइप्स ऑफ एग्रीगेट। अब मैं एग्रीगेट को क्लासिफाई करने चल रहा हूं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होगा किसके बेसिस पे किया जाए? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे अगर आप करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा आपका कोर्स एग्रीगेट। हम लोग दो कैटेगरी में रख रहे हैं साइज के बेसिस पे, अगर आप देखेंगे तो पहला है कोर्स एग्रीगेट और दूसरा है आपका फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होता है? 80 मिलीमीटर से लेकर के 80 मिलीमीटर से लेकर के 4.75 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है। आसान सी बात हो गई। फाइन एग्रीगेट का साइज कितना होता है? 4.75 मिलीमीटर से लेकर के 75 माइक्रोन तक, यानी 0.075 मिलीमीटर तक। ये फाइन एग्रीगेट का साइज हो गया। फाइन एग्रीगेट को अगर फर्दर आप क्लासिफाई करेंगे तो तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फाइन एग्रीगेट क्या है? सैंड ही तो है। कोर्स एग्रीगेट क्या है? ग्रेवल है। तो अगर आप देखें तो फाइन एग्रीगेट जो है तीन टाइप के होते हैं साइज के बेसिस पे देखा जाए तो। एक होता है फाइन सैंड और एक होता है मीडियम सैंड और एक होता है आपका क्या? कोर्स सैंड। ये होता है फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। ये तीन टाइप के सैंड होते हैं। अब इनका साइज अगर आप देखेंगे तो फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड, यानी यही तो है। इनको अब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं हम लोग। कोर्स सैंड का अगर आप देखेंगे तो 4.75 मिलीमीटर से लेकर के, बताओ जरा किस साइज तक होता है? शुभम बताओ। 4.75 मिलीमीटर से लेकर के किस साइज तक होता है? बता दो। अगर मैं बात करूं मीडियम सैंड की, मीडियम सैंड का साइज क्या होता है? फाइन सैंड का साइज क्या होता है? कोई तो बताएगा। 2 mm तक, 2 mm से आगे 75 माइक्रोन तक। भाई ये बताना तो पड़ेगा ना आपको, ठीक है। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं लिखा जाएगा। अब एक बात समझिएगा, देख लें कमेंट बॉक्स में। अगर बात समझा जाए यहाँ पे कि 4.75 की बात हो गई, कोर्स एग्रीगेट की बात करी जाए या फाइन एग्रीगेट की बात करी जाए, तो यहाँ पे तो साइज के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अगर साइज के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी कोर्स एग्रीगेट में? जैसे ग्रेवल आ गया, भाई ग्रेवल आ गया, और क्या आ सकता है? ऐसे ही तो पार्टिकल आएंगे जो बड़े बड़े होंगे। अब पेबल्स, कोबल्स की बात मत करिए,
पेबल्स और कोबल्स वो सारी चीजें बहुत बड़ी होंगी, उसको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए सब लोग जवाब दे रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं जवाब दे रहा साइज का है। चलिए छोड़िए, तो बात करा जाए क्या होगा फिर, क्या होगा बताइए। 4.75 mm से लेकर के अगर मैं बात करूं तो ये 2 mm तक होगा, 2 mm तक होगा। और ये 2 mm से लेकर के 2 mm से लेकर के कहाँ तक होगा, 2 mm से लेकर के कहाँ तक होगा ये, इसको ले लीजिए 0.425 mm तक। और ये 0.425 mm से लेकर के 0.075 mm तक, समझ गए। तो ये फाइन एग्रीगेट में सैंड आ गए, ये सारी चीजें आ गई। अब अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा और समझें इसको, साइज के बेसिस पे तो ये समझ में आ गया। दूसरा अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। तो शेप के बेसिस पे अगर बात करी जाए तो कौन कौन से होंगे, चलिए नाम बताइए भाई, कमेंट करोगे बताओ। शेप के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कौन कौन से होंगे, राउंडेड एग्रीगेट, राउंडेड एग्रीगेट। दूसरा कौन सा होगा, इरेगुलर एग्रीगेट, इरेगुलर एग्रीगेट। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट। अब ये शेप के बेसिस पे बात करी जा रही है, यहाँ पे शेप देखा जाएगा, साइज नहीं देखा जा रहा है। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। और चौथा कौन सा होगा आपका, सॉरी पांचवा कौन सा होगा, हो गए 4 हो गए, अब क्या, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो ये 4 टाइप के मैंने एग्रीगेट लिखे हैं यहाँ पे शेप के बेसिस पे। अब बताइए राउंडेड एग्रीगेट अगर देखा जाए तो कुछ इस शेप का होगा, और इरेगुलर देखा जाए तो थोड़ा बहुत पार्टली राउंडेड होगा, थोड़ा सा एंगुलरिटी भी होगा। एंगुलरिटी का मतलब नुकीलापन थोड़ा सा होगा। एंगुलर में कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट, फ्लैकी का मतलब हो गया क्या, चिपटा हुआ। इलोंगेटेड का मतलब हो गया क्या, खिंचा हुआ, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये शेप मैंने दिखाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे कि शेप कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो शेप कुछ इस तरीके से दिख सकता है आपको। अब इस शेप के अंदर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं बात करूं अगर कि ये कैसे डिफाइन किया जाए। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, सबसे अच्छा स्ट्रेंथ इसके अंदर किस में मिलेगा, सबसे अच्छा स्ट्रेंथ इस चारों में अगर मैं बात करूं तो किस टाइप के एग्रीगेट के साथ आपको सबसे अच्छा स्ट्रेंथ दिखेगा? बताइए किस टाइप के एग्रीगेट के साथ आपको सबसे अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा? जो एंगुलर एग्रीगेट होगा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस कलर से दिखा देता हूं, इसमें देखा जाए तो स्ट्रेंथ आपको सबसे अच्छा मिलेगा, एंगुलर है, इंटरलॉकिंग अच्छा होगा जिस वजह से स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। उससे कम इरेगुलर में थोड़ा कम एंगुलरिटी है, उससे कम राउंडेड में सबसे कम स्ट्रेंथ मिलेगा फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट अगर कंक्रीट के अंदर रहेगा तो। वर्कबिलिटी की बात कर लें अगर, तो वर्कबिलिटी में इंटरलॉकिंग तो देखोगे नहीं आप, वहां पे फ्रिक्शन जिसमें कम होगा, तो फ्रिक्शन जो सबसे कम होगा वो किस में होगा, राउंडेड में होगा, क्योंकि भाई सर्कुलर शेप है। तो इसमें सबसे अच्छी वर्कबिलिटी इसमें मिलेगी, उससे कम राउंडनेस इसमें, तो इसमें कम मिलेगा, उससे कम इसमें मिलेगा, सबसे कम मिलेगा आपको वर्कबिलिटी किसमें, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट में। बात समझ में इतना आ रहा है, इतने में कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात को और समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं
ये जो एग्रीगेट हैं इसमें फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट जो होते हैं इसके अंदर न तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलता है न वर्केबिलिटी अच्छी मिलती है। तो इन एग्रीगेट को हमें पहचानना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम समझ गए कि इस एग्रीगेट को फ्लैकी इलोंगेटेड बोल रहे हैं तो हमें बताया गया है कि किसी भी एग्रीगेट के अंदर फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट की क्वांटिटी इनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा है तो उस एग्रीगेट को हम यूज नहीं करेंगे, ये सिंपल सी बात है। तो हमें चेक करना हो रहता है हर जगह कि ये जो मैं एग्रीगेट उठा रहा हूं इसमें फ्लैकी या इलोंगेटेड एग्रीगेट तो नहीं है तो कितना है। अगर 10 से 15% से ज्यादा है तो यूज नहीं करेंगे, 30 से 35% ज्यादा है तो यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें इनको पहचानना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये कोई अलग टाइप के एग्रीगेट नहीं है, ये बाकी टाइप के एग्रीगेट के अंदर पाए जाते हैं। देखिए ये जो शेप है, अब देखिए मैं बताने जो जा रहा हूं, ये जो शेप है जैसे राउंडेड एग्रीगेट अगर मैं बात करूं तो इसमें 32 से 33% के आसपास जो है वर्ड्स होते हैं। अगर आप इरेगुलर एग्रीगेट में लेंगे तो यहाँ पे 35 से 38% तक वर्ड्स होते हैं, और अगर आप एंगुलर लेंगे तो 38 से 40% तक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इसमें नहीं, ये तो इन्हीं के अंदर पाया जाता है, ये कोई अलग से नहीं। अब देखिए वर्ड्स तब बता रहा हूं जब केवल एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। कंक्रीट में एग्रीगेट वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं तो वहां वर्ड्स बचेगा नहीं। तो कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो एग्रीगेट के वर्ड से जज मत करिएगा। ये तो मैं वर्ड्स किस लिए बताया, फिर स्ट्रेंथ को अगर जज नहीं करेंगे तो ये वर्ड्स में बताया हूं शेप के लिए। ये जो वर्ड्स बढ़ रहे हैं ना तो ये एंगुलरिटी बढ़ रही है ऐसा दिख रहा है, इससे शेप पता चलता है। तो वर्ड्स के मदद से एंगुलरिटी नंबर पता किया जाता है, और एंगुलरिटी नंबर किसको डिनोट करता है, शेप ऑफ एग्रीगेट को डिनोट करता है। तो अब हम समझते हैं एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जान लीजिए, एंगुलर एग्रीगेट में सबसे अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है, और कभी कभी ऑप्शन में यहाँ पे क्यूबिकल एग्रीगेट भी हो सकता है। तो बात वही हुआ, अगर क्यूबिकल एग्रीगेट है तो क्यूबिकल एग्रीगेट में स्ट्रेंथ आपको सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब एंगुलरिटी नंबर की पहले बात कर ली जाए। एंगुलरिटी नंबर क्या है? एंगुलरिटी नंबर, एंगुलर मतलब क्या बता रहा है, ये उसके शेप को दिखाएगा। एंगुलरिटी नंबर जो है वो जनरली जो पाया जाता है 0 से लेकर के 11 के बीच में पाया जाता है, जिसके अंदर 0 जो है वो डिनोट करता है मोस्ट राउंडेड एग्रीगेट। अगर 0 है तो मोस्ट राउंडेड एग्रीगेट है, और अगर 11 है तो वो क्या है, वो मोस्ट एंगुलर एग्रीगेट को डिनोट करता है। कैसे पता किया जाता है अभी बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्रीगेट लिया है आपने, उस एग्रीगेट के अंदर, इस एग्रीगेट के अंदर वर्ड्स जो हैं वो कुछ अमाउंट में होंगे, बाकी उस एग्रीगेट के अंदर क्या होगा, सॉलिड कंटेंट होगा, यही तो होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर इस पे डिपेंड करेगा एंगुलरिटी नंबर, जैसे मान लीजिए अगर वर्ड्स जो है 33% हैं तो सॉलिड कंटेंट कितने होंगे, 67%, तब एंगुलरिटी नंबर कितना बोला जाएगा, 0 बोला जाएगा। ऐसे ही अब वर्ड्स बढ़ते जाएंगे, 34%, ये कितना आ जाएगा, 66%, तो एंगुलरिटी नंबर कितना बोल दिया जाएगा, 1। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 35%, ये कहां तक मिलेगा आपको, ये कहां तक मिलेगा आपको, ये 11 तक मिलेगा, ये 11 तक मिलेगा आपको, ये कहां तक मिलेगा, 11 तक मिलेगा, 11। एंगुलरिटी नंबर 11 0 से लेकर के 11 तक वेरी करता है, और ये वैल्यू कितनी पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी 44%, और ये कितने पे पहुंच जाएगा, ये 56%। इस तरीके से वेरी करेगा, इस तरीके से वेरी करेगा। तो जो एंगुलरिटी नंबर है वो 0 से लेकर के 11 तक वेरी करता है। अगर 0 है तो वो ये दिखा रहा है कि मोस्ट राउंडेड एग्रीगेट है, और जितना नीचे जा रहे हैं एंगुलरिटी यानी नुकीलापन बढ़ते जा रहा है, और 11 पे आने पे वो मोस्ट एंगुलर एग्रीगेट हो जाता है। तो वर्ड्स के मदद से, अब देखिए वर्ड्स के मदद से आपने क्या पता कर लिया, शेप ऑफ एग्रीगेट पता कर लिया। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है इसमें, तो वर्ड्स की मदद से शेप ऑफ एग्रीगेट पता चल गया। अब कहानी वहीं पे फिर आ गई कि सर आपने बोला था फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट को पहचानना बड़ा जरूरी होता है, तो आइए पहचानते हैं इसको।
अब इनको केवल हम अलग से समझते हैं कि फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट कैसे होते हैं, इस बात को समझते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट। अब इनको समझने के लिए एक एक करके अलग अलग डिफिनीशन अगर देखा जाए तो फ्लैकी एग्रीगेट किसे बोला जाता है, फ्लैकी एग्रीगेट किसे बोला जाता है? एन एग्रीगेट इज सेड टू बी, अब देखिए, अब इसका डिफिनीशन देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव पता नहीं कितनी बार पूछा गया। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी, सेड टू बी फ्लैकी when its least dimension, when its least dimension, ध्यान से पढ़िए डिफिनीशन, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। when its least dimension, least dimension जनरली क्या होता है एग्रीगेट का अगर देखा जाए तो थिकनेस होता है, is less than 3/5 times, 3/5 टाइम्स, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज, ऑफ इट्स मीन साइज। बात समझ में आ रहा है क्या है ये, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीगेट लिया आपने, अब ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारे एग्रीगेट हैं, इन एग्रीगेट का जो साइज है वो है किसके बीच में, 80 मिलीमीटर से लेकर के 40 मिलीमीटर के बीच का है। ये सारे एग्रीगेट का जो साइज है वो 80 से 40 के बीच का है। अगर इन्हीं दोनों साइज के बीच का एग्रीगेट है ये, तो इसका मीन साइज क्या हो जाएगा? इसका मीन साइज, इसका एवरेज ले लेंगे हम लोग, यानी इन एग्रीगेट का मीन साइज क्या हो जाएगा, एक एवरेज ले लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा 60 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये मीन साइज आ गया। अब इन एग्रीगेट में से उन एग्रीगेट को आप फ्लैकी एग्रीगेट बोलोगे जिसका थिकनेस कम होगा, किससे कम होगा, मीन साइज के कितने टाइम्स, 3/5 टाइम्स, यानी 60 का कितना करोगे आप, 3/5 टाइम्स करोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 36 मिलीमीटर। अब सिंपल क्या हो गया, इन एग्रीगेट में से उन एग्रीगेट को फ्लैकी बोलोगे जिसका थिकनेस कम होगा, किससे कम होगा, 36 मिलीमीटर से कम होगा। 36 कैसे आया, मीन साइज के 3/5 टाइम से कम होगा। तो उन सबका थिकनेस देख लो, जिसका थिकनेस इससे कम है उनको क्या बोल दो, फ्लैकी एग्रीगेट बोल दो। पहचानना आसान हो गया या नहीं हो गया? बात समझ में आ रहा है? इसके लिए टेस्ट भी किया जाता है, फ्लैकीनेस इंडेक्स एंड इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ऐसे पहचानना समझ में आ गया आपको? अच्छा ठीक है। इलोंगेटेड एग्रीगेट किसे बोलोगे आप, इलोंगेटेड एग्रीगेट किसे बोलोगे आप, elongated aggregate, an aggregate is said to be elongated when its greater dimension, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, when its greater dimension जनरली एग्रीगेट का कौन सा होगा, लेंथ होगा। पिछले वाले में थिकनेस देख रहे थे क्योंकि वो लीस्ट डायमेंशन था, यहाँ ग्रेटर डायमेंशन की बात कर रहे थे, यहाँ लेंथ चेक किया जाएगा। लेंथ इज ग्रेटर देन, पिछले वाले में स्मॉलर देन था, इसमें क्या है ग्रेटर देन। पिछले वाले में 3/5 टाइम्स ऑफ मीन साइज था, इसमें क्या होता है 9/5 टाइम्स, 9/5 टाइम्स, यानी इसको क्या बोल सकते हैं 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज। बात समझ में आ रहा है? फिर से क्या कह रहा है कि मान लीजिए एग्रीगेट है, फिर से वही चीज ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 80 मिलीमीटर से लेकर के 40 मिलीमीटर के बीच में अगर है, मान लीजिए एग्रीगेट है 80 मिलीमीटर से लेकर के 40 मिलीमीटर के बीच में है, तो इन एग्रीगेट में से उन एग्रीगेट को इलोंगेटेड एग्रीगेट बोला जाएगा जिसका लेंथ ज्यादा होगा इसके मीन साइज के 9/5 टाइम से। यानी इसका मीन साइज पहले निकालिए, मीन साइज फिर से क्या हो जाएगा 80 + 40/2, ये कितना हो जाएगा 60 mm। अब मीन साइज के 9/5 टाइम अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 108 मिलीमीटर, 108 मिलीमीटर। यानी इन एग्रीगेट में से उन एग्रीगेट को आप इलोंगेटेड बोलोगे जिस एग्रीगेट का लेंथ ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा
108 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, उनको बोल दोगे कि आप इलोंगेटेड एग्रीगेट। सबका लेंथ चेक करिए, जिसका ज्यादा है 108 से उसको क्या बोल दीजिए, इलोंगेटेड बोल दीजिए। पहचानना आसान हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रहा हूं और टेस्ट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट को ऐसे पहचाना जाता है। ये डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। मीन साइज के कितने टाइम में, लेंथ या फिर थिकनेस, ये सारी चीजें पूछता है। तो डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। अब बात ये आ रही है, फ्लैकी थोड़ा चिपटा हुआ एग्रीगेट होता है, इलोंगेटेड थोड़ा खिंचा हुआ। क्या फ्लैकी एग्रीगेट इलोंगेटेड भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कब होगा इस बात को समझिए। नोट के फॉर्म में फ्लैकी is said to be elongated, is said to be elongated, said to be elongated when its length, when its length is greater than 2 times, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया है, 2 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज। तो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि फ्लैकी इलोंगेटेड भी हो सकता है। कब होगा? जब उसका लेंथ मीन साइज के दोगुने से अगर ज्यादा है, फ्लैकी वाले के लेंथ जो है उसके मीन साइज के दोगुने से ज्यादा है, तो उस फ्लैकी को हम इलोंगेटेड भी बोल देंगे। यानी दोनों टाइप का एग्रीगेट हो गया। ये सारी जो चीजें आप चेक कर रहे हो, सारी जो चीजें आप चेक कर रहे हैं, एक और बात ध्यान रखिए, ये फ्लैकी एग्रीगेट है या इलोंगेटेड है, ये जो पहचानने की कोशिश कर रहे हो आप, ये आप छोटे पार्टिकल में नहीं देख पाओगे, एक बड़े पार्टिकल में ही देख पाओगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़े साइज के पार्टिकल में देख रहे हो आप, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल or size smaller than 6.3 मिलीमीटर। 6.3 मिलीमीटर से छोटे पार्टिकल के एग्रीगेट पे आप ये चेक नहीं कर पाओगे। इसलिए टेस्ट जो किया जाता है, इससे बड़े पार्टिकल पे ही टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। छोटे में कहां देख पाओगे फ्लैकी या इलोंगेटेड है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बात समझ में आ रहा है? फ्लैकी कौन सा है, इलोंगेटेड कौन सा है? फ्लैकी इलोंगेटेड भी हो सकता है, ये भी कंडीशन बता दिया आपको। अब इसको फ्लैकी और इलोंगेटेड पहचानने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आपको पता चल गया कि फ्लैकी एग्रीगेट इतना % है किसी एग्रीगेट के अंदर, और इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है किसी एग्रीगेट के अंदर इतना % है, तो हमें बताया गया है, आईएएस कोड ने बताया है कि अगर आप रोड वर्क्स में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम फ्लैकी इलोंगेटेड एग्रीगेट का जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 10 से 15%। इससे ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो इसको भी नोट के फॉर्म में देखते हैं हम लोग, नोट के फॉर्म में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट इन रोड वर्क्स में कितना लिया जाता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 से 15%। इससे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। अगर यही फॉर अदर यूजेस की बात करें, फॉर अदर यूजेस में अगर चाहें तो मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है? 30 से 35%। इससे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इससे ज्यादा अगर है फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट तो मत यूज करिए उस एग्रीगेट को, बेकार है। उसमें ना तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा, ना ही वर्कबिलिटी अच्छी मिलेगी। कहानी समझ में आई? अगर कहानी समझ में आई तो इस टेस्ट को समझना बड़ा आसान है। इस टेस्ट को हम लोग बोल रहे हैं फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स। कैसे पता किया जाता है? कई कॉलेज में कराया जाता है, कई जगहों पर नहीं भी कराया जाता है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हालांकि मैंने सारी कहानी आपको बता दिया, बस याद दिलाना है मुझे आपको। एक सीव सेट लेते हैं हम लोग, सीव सेट लेते हैं, और ये सीव सेट में 80 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर ऐसे करके रहेगा। नीचे जाते जाएंगे आप, 20 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर ऐसे जाकर जाता रहेगा, 4.75 मिलीमीटर, ऐसे सीव सेट कई सारे लगे रहेंगे। ऐसे नहीं होता है,
याद दिला रहा हूँ आपको मैं, बस ऐसे कई सारे सीप लगे रहते हैं, ऐसे दिखता है आपको। और इसे प्रॉपर तरीके से वाइब्रेटर का यूज़ किया जाता है, या फिर आप मैनुअली चेक करके आप इसे करते हैं तो एग्रीगेट अपने साइज़ के बेसिस पे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो कुछ एग्रीगेट यहाँ रुक गए, कुछ एक यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से रुक गए। ये सीप सेट इस तरीके से लगा रहता है। अब इस पर क्या करना है, रिटेन्ड वेट आपको चेक करना है। ठीक है, रिटेन्ड वेट आपने चेक किया, रिटेन्ड वेट कुछ ना कुछ 80 mm के एग्रीगेट पे रुका होगा, सीप पे रुका होगा। मान लीजिए यहाँ पे 0 ही रुका होगा, यहाँ पे कुछ रुका होगा, मान लीजिए यहाँ पे रुका है कितना, 1 kg रुका है 40 वाले पे, 20 वाले पे रुका है। इसको ग्राम में रख लें हम लोग, ग्राम में रख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो ग्राम में अगर रखूँ मैं तो ये 500 ग्राम, यहाँ पे 400 ग्राम रुका होगा, यहाँ पे 200 ग्राम, और यहाँ पे 5 और 9 2 11 400 ग्राम रुका होगा। 1500 ग्राम ले लेते हैं, 1.5 किलो मान लेते हैं। तो ये एग्रीगेट अपने साइज के बेसिस पे कहीं ना कहीं रुक गए। अब देखिए क्या करना है आपको, जो पता करना है फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट, तो आपको अलग अलग पता करना है, बाद में उनको जोड़ देना है। यानी इस 500 ग्राम एग्रीगेट में कितने फ्लैकी हैं, 400 में कितने फ्लैकी हैं, 200 में कितने फ्लैकी हैं, 400 में कितने फ्लैकी हैं, और बाद में इनको जोड़ करके टोटल आप बता दीजिए कि 1.5 किलो में 1.5 kg में इतने ग्राम जो है आपके क्या है, फ्लैकी एग्रीगेट है। तो आप परसेंटेज में पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज में ही मैंने बताया कि मैक्सिमम अमाउंट कितना यूज कर सकते हैं। तो अब हमें देखिए अलग अलग क्यों किया मैंने, क्योंकि सबका मीन साइज अलग अलग होगा। अब देखिए 500 ग्राम एग्रीगेट जो रुका है ये 40 mm पे रुका है, यहाँ पे रुका है। अगर इस पे रुका है, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो एग्रीगेट है उसका साइज जो है वो 40 mm से बड़ा है, तभी नीचे नहीं गया। अच्छा, यहां से ऊपर आया है, यानी इस एग्रीगेट का साइज जो है 80 mm से छोटा है, तभी। यानी ये जो 500 ग्राम एग्रीगेट हैं, जितने भी एग्रीगेट हैं, उनका साइज जो है 80 से 40 के बीच का ही है। तो इनका जो मीन साइज होगा, क्या मीन साइज सबका नहीं पता चल जाएगा? मीन साइज नहीं पता चल जाएगा सबका। इसका क्या हो जाएगा, इसका छोड़ दीजिए, इसका क्या हो जाएगा 80 + 40 डिवाइडेड बाई 2। इसका नहीं पता चल जाएगा। ये 400 ग्राम कहाँ रुका है, 20 पे, तो 20 का क्या हो जाएगा 40 + 20/2, कितना हो जाएगा? सबका मीन साइज नहीं पता चल जाएगा। ये 400 ग्राम एग्रीगेट का साइज क्या है, 40 mm से बड़ा है, 20 mm, सॉरी 40 mm से छोटा है, 20 mm से बड़ा है, तभी तो 20 mm के नीचे नहीं गया। बात समझ आ रहा है? तो सबका मीन साइज नहीं पता चल जाएगा। अब मीन साइज पता चल गया तो फ्लैकी के लिए क्या करते हो आप, फ्लैकी के लिए क्या करते हो, एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन यानी थिकनेस इज लेस देन 3/5 टाइम्स ऑफ मीन साइज। तो मीन साइज का कितना करोगे आप, 60। इसके लिए मैं बात कर रहा हूं, अभी इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो 60 का कितना करोगे आप, 3/5 टाइम्स, कितना आ जाएगा आपका 36 मिलीमीटर, 3/5 टाइम्स। यानी इस 500 ग्राम एग्रीगेट में उन एग्रीगेट को आप फ्लैकी बोलोगे जिसका थिकनेस कम होगा, किससे कम होगा, 36 मिलीमीटर से कम हो। तो सबका थिकनेस कैसे चेक करोगे आप, थिकनेस गेज से। थिकनेस गेज एक आता है वहां पे, जब लाइव में देखोगे आप, इस तरीके का बना हुआ होगा वो, मैं याद दिला रहा हूं बस आपको। ये थिकनेस गेज होगा कुछ इस तरीके से, ऐसे नहीं होगा, इसमें स्लॉट ये रहते हैं। ये 36 मिलीमीटर का होगा, ऐसे ही आगे कम होते जाएंगे। तो ये सारे एग्रीगेट को, इस 500 ग्राम एग्रीगेट को सबको ले जाएंगे, कुछ पास हो जाएंगे, कुछ रुक जाएंगे। तो जो पास हो जा रहे हैं वो कौन से होंगे, जिनका थिकनेस 36 मिलीमीटर से कम होगा। रुक कौन से रहे होंगे, जिनका थिकनेस 36 मिलीमीटर से ज्यादा होगा। तो जो पास हो जा रहे हैं उन एग्रीगेट को आप क्या बोल दोगे, फ्लैकी एग्रीगेट। और उनका वेट मेजर कर लोगे, उनका वेट मेजर कर लोगे आप, और उनका जो वेट आएगा वो यहाँ पे नोट कर लोगे आप। तो जैसे इस 500 में आया कितना, 100 ग्राम मान लीजिए आया फ्लैकी, इसमें 50 ग्राम आया मान लीजिए फ्लैकी। इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और टोटल फ्लैकी कितने आ गए, टोटल फ्लैकी कितने आ गए, मान लीजिए 150 ग्राम आ गए। ऐसे ही इलोंगेटेड के केस में भी करेंगे हम लोग, इलोंगेटेड के केस में भी करेंगे आप। इलोंगेटेड के केस में क्या होगा, अब सब में फिर से निकालेंगे आप, अलग अलग निकालेंगे।
अब फिर से आइए, इस 500 ग्राम एग्रीगेट में उन को इलोंगेटेड बोलेंगे जिसका लेंथ ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? मीन साइज के 9/5 टाइम से। तो मीन साइज तो आपने निकाल ही रखा है 60, और इसका 9/5 टाइम करिए, 9/5 टाइम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 108 मिलीमीटर। यानी सबका आप निकाल सकते हैं, यानी उस एग्रीगेट को आप इलोंगेटेड बोलेंगे जिसका लेंथ ज्यादा होगा 108 मिलीमीटर से। तो अब सबका लेंथ चेक करना होगा। लेंथ चेक करने के लिए जैसे थिकनेस चेक करने के लिए था, लेंथ चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है? लेंथ गेज होता है। लेंथ गेज होता है। लेंथ गेज आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा आपको। ये आपका स्लॉट जो है कम होता जाएगा बीच में, तो ये लेंथ जो होगा ये कम होता जाएगा, 108 मिलीमीटर होगा ये मान लीजिए। तो इसमें से सारे एग्रीगेट को ले जाएंगे, कुछ एग्रीगेट पार हो जाएंगे, कुछ रुक जाएंगे। पास तो वही होंगे जिन एग्रीगेट का लेंथ जो है कम होगा, और जिनका लेंथ ज्यादा होगा वो रुक जाएंगे, 108 मिलीमीटर से ज्यादा होगा रुक जाएंगे। तो किसको बोलोगे इलोंगेटेड? जो रुक जाएंगे, क्योंकि डिफिनीशन क्या था? उन एग्रीगेट को आप इलोंगेटेड बोलोगे जिसका लेंथ ज्यादा होगा, मीन साइज के 9/5 टाइम से, यानी 108 मिलीमीटर से ज्यादा होगा, उनको बोलोगे आप इलोंगेटेड। तो ज्यादा होगा वो वाले रुक जाएंगे, उन्हें क्या बोल दोगे आप? इलोंगेटेड बोलोगे। कितना वेट है वो मेजर कर लोगे, मान लो 100 ग्राम है। ऐसे ही कहानी आपको किस में करना है? 400 ग्राम में करना है, ऐसे 200 में, 400 में, सब में चेक करना है, और सब में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। बाद में लास्ट में जोड़ लेना सब। टोटल कितने हो गए इलोंगेटेड? 150 ग्राम। यानी टोटल 1.5 किलो था ये, 1500 ग्राम था, जिसके अंदर फ्लैकी कितने हुए? 150 ग्राम। इलोंगेटेड कितने हुए? 150 ग्राम। अब बताइए फ्लैकीनेस इंडेक्स, यही पता करना था। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स कुछ खास नहीं है, उसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। जैसे अभी देखें, फ्लैकी एग्रीगेट कितने? 150 ग्राम है, 150 ग्राम है, और टोटल एग्रीगेट कितना था? 1500 ग्राम था ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, और यही सेम केस यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी 10% फ्लैकी और 10% इलोंगेटेड एग्रीगेट है, ये मतलब। तो डिफिनीशन अगर समझे हैं तो कुछ नहीं है समझना। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन एग्रीगेट, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ये सारी कहानी हमने समझ ली। अब मंडे से हम लोग समझ लेंगे फाइनेस मॉडल्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट को जल्दी ही ख़त्म भी कर देंगे हम लोग, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन भी ले आएंगे। जो टेलीग्राम चैनल है JEE की तैयारी, उसे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा भीड़ लाइए तो और मज़ा आए, फिर और सेशन लंबा किया जाएगा। देखिए सेशन में बढ़ाते जा रहा हूँ टाइम धीरे धीरे आप लोगों की डिमांड पे, तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा कर लिया जाएगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए सेशन को, थोड़ा सा ये सब रखिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मन से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।